अच्छा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं उतनी देर रिगार्डिंग हमारे एग्जाम के या कुछ ऐसा हमारे लेक्चर्स के बारे में। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, पूछना ये था कि वो एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होंगे? आपका मिड 30 नंबर का होता है। 30 नंबर के होंगे एमसीक्यूज। 30 नंबर के? हाँ चलिए जी। ठीक है सर, बस यही कंफर्म करना था। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। ठीक है सर। और फिर लास्ट वीक हमने जेक्वेरी को देखा था, जेक्वेरी के बारे में पढ़ा था। जेक्वेरी को थोड़ा सा हमने कोड किया था और हमने देखा था कि जेक्वेरी करती क्या है हमारे लिए। जेक्वेरी बेसिकली हमारे लिए मोशंस क्रिएट करती है। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कुछ इंटरेक्टिविटी यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जो चेंजेस करती है आपके कोड के अंदर, वो चाहे पोजीशन वाइज हो, चाहे आपकी सीएसएस के अंदर हो, तो वो सडन चेंजेस करती है। ठीक है। और उसी को एक्सटेंड करते हुए jQuery बेसिकली क्या करती है कि उसको थोड़ा सा एनिमेट कर देती है कि अगर आप पोजीशन चेंज करें तो वो पोजीशन आपको एनिमेट करके दिखा रही होगी। ठीक है। और अगर आप CSS के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो वो आपको CSS के अंदर चेंजेस करके एनिमेट करके दिखा रही होगी। ठीक है। आज हमने जो पढ़ना है, आज हमारे जो टॉपिक है बेसिक, वो हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप का। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है। आप में से कितने लोगों ने बूटस्ट्रैप के बारे में पहले सुना हुआ है? हसनात ने सुना हुआ है, नौमान ने सुना हुआ है, और किसने सुना हुआ है? ठीक है। अंबर ने सुना हुआ है। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं कि बूटस्ट्रैप है क्या। आ, आप लोगों के लिए बूटस्ट्रैप क्या है? कोई आंसर करना चाहेगा? सर हम लोग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है। और रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव मतलब हम लोग अपनी वेबसाइट किसी भी डिवाइस पे ओपन कर रहे हैं तो वो हम लोगों को उसका जो जीयूआई है वो डिस्टर्ब ना लगे। लाइक हम लोगों ने अगर लैपटॉप पे वेबसाइट बनाई है, हम लोग उसको उस हिसाब से उसका जीयूआई सेट करें, और जब हम लोग उसको फोन पे ओपन करें तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप जो वो हमें इस चीज में हेल्प करती है कि हम लोग उसे किसी भी डिवाइस पे अपनी वेबसाइट को ओपन करें, उसका जीयूआई जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ऐड करता हूँ कुछ के वो इस तरह से कि आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक व्यू है वो, क्योंकि आप एडजस्ट करते हैं उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जितनी आप उसकी विड्थ रखते हैं उस वेबसाइट की, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी एलिमेंट्स को उसके अंदर पुट अप कर रहे होते हैं। जितने भी आपके टैग्स हैं, जैसे कि एक डिव के अंदर आप हेडिंग टैग रख रहे हैं, या आप एक साइड पे साइड बार बना रहे हैं, दूसरी साइड पे इंफॉर्मेशन बार बना रहे हैं, तो उन सबको आप क्या करते हैं, एक फिक्स विड्थ देते हैं कि ये जो है ना इतना स्पेस ऑक्यूपाई करे आपकी वेबसाइट का। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप से पहले या रिस्पॉन्सिव के कंसेप्ट से पहले क्या होता था कि जब भी आप कोई वेबसाइट देखते थे तो आपको, अब वो वेबसाइट बेसिकली बनती थी इसी तरह फिक्स्ड विथ विड्थ के ऊपर। ठीक है। और जो इस फिक्स विड्थ के ऊपर बनती थी वेबसाइट्स, वो आपको डेस्कटॉप के ऊपर या बड़ी स्क्रीन के ऊपर तो रीजनेबल नज़र आती थी, क्योंकि वो बनती ही बड़ी स्क्रीन के लिए थी। जब उनको दूसरे डिवाइसेस के ऊपर ओपन किया जाता था, जैसे कि टैब है या मोबाइल डिवाइसेस हैं आपके, जिनकी स्क्रीन कंपैरेटिवली छोटी होती है आपके डेस्कटॉप से या लैपटॉप से,
तो उनके ऊपर क्या होता था कि आपको जूम करना पड़ता था उस वेबसाइट को देखने के लिए, यानी कि उसके कंटेंट को देखने के लिए। वेबसाइट एज इट इज ही ओपन होती थी, जैसे क्योंकि आपने फिक्स विड्थ दी हुई है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही स्टैटिक वेबसाइट्स आपकी ओपन होती थी। इसकी एग्जांपल भी आज एक देखेंगे स्टैटिक वेबसाइट की, ताकि हमें यानी कि जो रिस्पॉन्सिव वेब नहीं है, सिंपल वेब है, स्टैटिक वेब है, जो अपने आप को एडजस्ट नहीं करती है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज, उसकी एग्जांपल देखेंगे कि उसमें क्या फ़र्क है और बूटस्ट्रैप हमें क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसमें हम उसको रिस्पॉन्सिव वेब कह देते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप है क्या? बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसी लाइब्रेरी कह लें आप उसको, जो कि फ्री अवेलेबल है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने वेब को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए इसके कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी कोई भी, तो उस लाइब्रेरी के अंदर जिस तरह से मेथड्स डिफाइन किए गए हैं, आप उन्हीं मेथड्स को कॉल करके यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप कुछ और जो है मेथड्स को कॉल करेंगे तो आप उस लाइब्रेरी को यूज़ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है जो कि आपकी वेब को हेल्प आउट करता है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। ठीक, Bootstrap includes HTML and CSS based design templates for typography, forms, buttons, tables, navigation, models, image, carousel, and many other, as well as optional JavaScript plugins। ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है अपने अंदर इन टेम्पलेट्स को, जो इसमें ऑलरेडी बिल्ड टेम्पलेट्स हैं, उसमें HTML और CSS के ऊपर वो बेस्ड करते हैं सारे, और जिसमें वो बेसिक एलिमेंट्स हैं सारे, फॉर्म्स का है, टाइपोग्राफी है, उसको बड़ा छोटा करना है। ठीक है, टेबल्स हैं, नेविगेशन है, बटन्स हैं। Bootstrap also gives you the ability to easily create responsive designs। ठीक है, मेन जो फीचर जो इसका है ना, वो ये है कि आप अपनी वेब को रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज ऑफ द डिवाइस, वो चाहे कोई भी है, मतलब एक 52 इंच की या 55 इंच की बड़ी स्क्रीन भी हो सकती है, उसके ऊपर भी आपको वेब वैसी ही नजर आएगी जैसे कि एक रीजनेबल लैपटॉप की 14 इंच स्क्रीन के ऊपर नजर आती है, क्योंकि वो एक रीजनेबल साइज हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिजाइन करते हैं वेबसाइट्स को, 14 इंच स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1300 समथिंग जो है ना वो पिक्सल्स के साथ, और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन उन स्क्रीन से छोटी स्क्रीन के लिए। तो what is responsive web design? Responsive web design is about creating websites which automatically adjust themselves to look good on any device from small phones to large desktops। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करती हैं ताकि वो आपके कंटेंट को मैनेज कर दें और ठीक से दिखा सकें किसी भी स्क्रीन साइज, छोटे फ़ोन से लेके बड़े डेस्कटॉप तक। वाई यूज बूटस्ट्रैप? हम बूटस्ट्रैप यूज क्यों करें? एक तो इजी टू यूज है, एनीबॉडी विद जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ HTML और CSS कैन स्टार्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो आपको बूटस्ट्रैप ही इस्तेमाल करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, आप खुद से भी CSS इस तरह के डिफाइन कर सकते हैं, अपनी एक CSS की क्लास क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल हो कि आप अपनी वेबसाइट को बूटस्ट्रैप एक कंसेप्ट है, सिर्फ एक नाम ले लिया जाता है कि रिस्पॉन्सिव वेब के अंदर बूटस्ट्रैप। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं कर रही हैं लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्सिव है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने खुद ही से CSS की डिफरेंट क्लासेस को डिफाइन करके उसको जो है यूज़ किया हुआ है अपनी वेबसाइट के लिए। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली आप बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमें किस तरह से ये ईज करती है। ठीक है, इनिशियली क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है HTML का, CSS का, हम स्टार्ट पे हैं, तो हम सीख रहे हैं अभी HTML और CSS को भी और साथ साथ में बाकी चीज़ों को भी। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि हम बूटस्ट्रैप को भी सीख लें और इसके कुछ जो क्लासेस हैं उनको सीख लें, जो जिस तरह से ये कॉल करता है IDs को, क्लासेस को,
कंटेंट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए, ठीक है। एक तो ये इजी टू यूज़ है क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज है HTML का और CSS का, जिनको बेसिक नॉलेज पता होता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव फीचर्स हैं इसके अंदर, बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव CSS एडजस्ट टू फोन, टैबलेट एंड डेस्कटॉप। दूसरा इसका बेनिफिट ये है। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि गूगल ने काफ़ी जो है इसके ऊपर वर्किंग की है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के ऊपर। जैसे जैसे आपकी मोबाइल डिवाइसेस इंक्रीज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू डेस्कटॉप डिवाइसेस, गूगल ने अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज किया है। गूगल आपको जो सर्च रिजल्ट्स दिखाता है google.com के ऊपर, तो वो सभी के सभी, वो बल्कि उनको प्रायोरिटी देता है कि जो वेबसाइट्स मोबाइल फर्स्ट अप्रोच वाली होती हैं, यानी कि जिनका एक मोबाइल डिवाइस के लिए भी पेज बना होता है, ऐसे कह सकते हैं, या उनकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है बूटस्ट्रैप को यूज करने के बाद मोबाइल फर्स्ट अप्रोच की बन जाती है, ठीक है। यानी कि आपके बहुत सारे जो सर्च इंजन हैं, उनकी रिसेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो उसको क्रॉल करते हैं और उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बनिस्बत आपकी नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को की निस्बत, ठीक है। और इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है browser compatibility. Bootstrap is compatible with all modern browsers: Chrome, Firefox, and Internet Explorer, Edge, Safari, and Opera. आपने तकरीबन सभी के नाम सुने होंगे, लेकिन ज़्यादा क्रोम का नाम सुना होगा, फायरफॉक्स का और इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम सुना होगा, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज जो है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं दोनों, और आप दोनों को एक ही समझ सकते हैं। सफारी बेसिक यूज़ होता है आपके एप्पल फोन्स के ऊपर, और ओपरा एक स्टैंड अलोन, जिस तरह से फायरफॉक्स स्टैंड अलोन है, और क्रोम जो है बेसिक गूगल कंपनी का ब्राउज़र है। और इन तमाम ब्राउज़र्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो क्रोम यूज़ होता है, और फिर फायरफॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। और फिर कहीं जाके जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर हैं वो क्रोम के हैं, उसके बाद फायरफॉक्स के हैं। अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल 60 अबव 70% या 60% आपके क्रोम के मार्केट शेयर्स हैं। उसके बाद 15 से 20 के करीब फायरफॉक्स के हैं, और बाकी जो रह जाती है मार्केट वो 7% 8% वो सब इनमें तकसीम होती है, जो कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, आपका सफारी आता है, और ओपरा आता है, ठीक है। तो जितने भी आपके मेजर यूज़ किए जाते हैं ब्राउज़र्स, उसके साथ ये कंपैटिबल है बूटस्ट्रैप। वेयर टू गेट बूटस्ट्रैप, जिस तरह से हमने jQuery को इंक्लूड किया था अपनी फाइल के अंदर, अपनी HTML फाइल के अंदर, उसी तरह से हम बूटस्ट्रैप को भी इंक्लूड करते हैं, उसी तरह से इसको भी कॉल करते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो या आप बूटस्ट्रैप की फाइल को डाउनलोड कर लें, दूसरा आप बूटस्ट्रैप उसकी जो CDN फाइल है उसको इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो जिस तरह से अब jQuery के अंदर दो मेथड से आप या तो jQuery की लाइब्रेरी को डाउनलोड करके फिर इंक्लूड कर लें, वो हमेशा आपकी वेब डायरेक्टरी के साथ पड़ी रहेगी, और लेकिन ये उसमें इशू आते हैं कि वो अपडेटेड नहीं होती है। आप 2 साल बाद भी अगर अपनी वेबसाइट को देख रहे होते हैं तो आपके पास जो लाइब्रेरी पड़ी होती है, आपने जो अटैच की होती है, वो अपडेटेड नहीं होती, वो वही होती है जिसके ऊपर, जिसकी बेसिस के ऊपर आपने डेवलपमेंट की होती है, ठीक है। रिसेंटली बूटस्ट्रैप का 4th वर्जन जो है वो लॉन्च हो चुका हुआ है। तो इसी तरह ही है कि जब आप CDN एक करते हैं तो आप सिंपली एक लिंक जो है वो अपडेट कर सकते हैं। डाउनलोड में क्या करना पड़ता है, आपको पहले फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, उसको रखना पड़ता है एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर, फिर उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि लोकल ड्राइव कह लें उसको, वेब होस्ट क्लाउड पे कह लें, तो आपको वो फाइल जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। क्रिएट फर्स्ट वेब पेज विद बूटस्ट्रैप। हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमें करना होगा कि HTML5 का जो डॉक टाइप टॉप पे देते होते हैं वो हमें HTML5 पे देना होगा, ठीक है। दूसरा हमें ये करना होगा कि बूटस्ट्रैप का जो है ना वो मोबाइल फर्स्ट एक मीटा टैग होता है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था।
और जो सिर्फ बताना होता है ब्राउज़र को कि ये जो डिवाइस है, ये जो वेब पेज है जो बना हुआ है फाइल, ये बेसिकली डिवाइस फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये बेसिक मैं हाईलाइट करता हूँ। ये बेसिक मीटा टैग आपने डिफाइन करना होता है, जिसमें व्यू पोर्ट उसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं आप, और उसका कंटेंट जो है ना वो विड्थ के ऊपर इक्वल कर देते हैं कि डिवाइस विड्थ जितनी भी होगी उतनी, और इनिशियल स्केल उसका 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मीटा टैग डिफाइन करना होता है जो कि डिफाइन कर देता है कि आपकी वेब जो है, आपका ब्राउज़र उसको रीड करता है एज अ मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है, और उसकी विड्थ को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। तीसरा, कंटेनर्स। कुछ कंटेनर्स, ये हम आगे देखेंगे कंटेनर क्या चीज़ है, कंटेनर फ्लूइड क्या है, कंटेनर क्या है। कंटेनर बेसिकली ये एक पूरी स्पेस है और उसके अंदर ये छोटा सा कंटेनर है, ठीक है। और साथ में क्या है कि आपका जो कंटेनर फ्लूइड है वो क्या करता है कि पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक। इसकी जो विड्थ है वो फिक्स्ड होती है कंटेनर की, ठीक है। मे बी 1300 या 1200 आप पिक्सल कर देते हैं, तो ये फिक्स रहती है। फिक्स से मुराद ये नहीं है कि छोटी डिवाइस के ऊपर भी ये 1200 ही रहेगी, मतलब ये कि मैक्सिमम आप फिक्स कर देते हैं कि ये 1200 तक रहे। अगर स्क्रीन साइज 1200 से भी बड़ी होती है, यानी कि वो 1500 पे चली जाती है पिक्सल्स के ऊपर, तब भी जो स्क्रीन साइज है वो दरमियान में 1200 पिक्सल रहे। लेकिन अगर 1200 पिक्सल से छोटा होता है तो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करे, रिस्पॉन्सिव कर दे, ठीक है। और कंटेनर फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि आप बता देते हैं कि जितनी भी स्क्रीन की विड्थ हो जाए, ये जो कंटेंट है वो अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन एडजस्ट होता जाए, ठीक है। तो वो अपने आप को एक्सपैंड करता जाता है अकॉर्डिंग टू द जो भी स्क्रीन का साइज है, ठीक है। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस ग्रिड को समझना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि सबको नजर आए। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप के अंदर ये जो ग्रिड सिस्टम है इसका, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हैं, इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो आप इजीली जो है वो बूटस्ट्रैप के डिफरेंट मेथड्स को या आईडीज को कॉल कर सकते हैं अपने डिफरेंट टैग्स को रिस्पॉन्सिव करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर एक वेबसाइट की जो विड्थ है उसको हम आप कह लें कि उसको डिवाइड करते हैं 12 हिस्सों में, ठीक है। उसके हम 12 कॉलम्स डिवाइड कर देते हैं। आपकी विड्थ कोई भी है, यानी कि अगर आपका कंटेनर जो है वो सिंपल कंटेनर है या फ्लूइड कंटेनर है, वो किसी भी किस्म का कंटेनर है उसको वो डिवाइड कर लेता है 12 हिस्सों में, ठीक है। और उन 12 हिस्सों में फर्दर क्या करता है कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देता है। जैसे कि ये स्पैन वन के नाम से ये जो डिवीजन है ये 12 बॉक्सेस की है, ठीक है। और इन्हीं बॉक्सेस को वो यूटिलाइज करता हुआ कभी इसी पोर्शन को, ये जो टोटल विड्थ है आपकी, उसको कभी 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो ये 4 का एक स्पैन का ग्रुप बना के स्पैन 4 स्पैन 4 स्पैन 4 कर देगा। या आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये 4 रख लें और इन दोनों को मिला के 8 कर लें, या आप 6 को कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि आप 8 इस तरफ कर लें और 4 इस तरफ कर लें, यानी कि आपकी जो डिवीजन है स्क्रीन की वो 12 कॉलम्स के अंदर है। तो 12 कॉलम्स में आप खेल सकते हैं कि किस तरह से आपने उस स्क्रीन को डिवाइड करना है। मे बी आप उस स्क्रीन को इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, तो 12 में से अगर इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं तो आप उसको पोर्शन कर देते हैं कि 4 3s आर 12 होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि 3 डिवीजन्स करते हैं उसकी, जो कि 4 स्पैन के ऊपर होती हैं। तो इसी तरह से इस इन कंसेप्ट को यूज करते हुए इसने अपने डिफरेंट क्लासेस को आईडीज को नाम दिए हों, ठीक है। वो भी हम आगे आगे फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन ये जो ग्रिड सिस्टम है इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है ताकि हम फर्दर इसकी क्लासेस को समझ सकें। अगर मुझे पूरी विड्थ चाहिए
मेरा कंटेंट ऐसा है जैसे कि स्लाइडर मैंने यूज़ करना है तो मुझे पूरी विड्थ चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा स्पैन 12, ठीक है, कि मुझे पूरी विड्थ चाहिए। अगर मुझे स्लाइडर को स्पेसिफिकली इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो राइट साइड ऑफ द बॉडी नज़र आए और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जो है ना स्मॉल मेन्यू नज़र आए, तो मुझे क्या करना होगा कि लेफ्ट साइड पे जो स्मॉल बॉडी जिसमें मैं मेन्यू रखना चाह रहा हूँ उसको मैं कम स्पैन दे दूंगा, स्पैन 4 दे सकता हूँ, और राइट साइड पे क्या करूँगा स्पैन 8 दे दूंगा, ताकि स्लाइडर के लिए थोड़ा सा एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में तकसीम करना चाह रहा हूँ तो बेस्ट है कि 12 को मैं दो पे तकसीम करूँ तो 6 बनता है, तो स्पैन 6 और स्पैन 6 के नाम से दो आईडीज हैं या क्लासेस हैं, उनको मैं कॉल करूँगा और मेरा जो स्पेस है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देगा। अच्छा, इन सब को मकसद क्या है 12 हिस्सों में तकसीम करने का? उसको मकसद ये है कि जब आपकी स्क्रीन की वेट आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो ये 12 के 12 स्पैन आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यानी कि ये एक जो एलिमेंट आपने रखा है इस कंटेनर का, तो वो आपको पूरे कंटेनर के अंदर सारे एलिमेंट्स शो कर रहा होगा 12 के 12, ठीक है। अगर आपने उसको 6-6 में डिवाइड किया होगा तो क्या होगा कि जब यहाँ से स्क्रीन साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको नज़र आएगा कि आपके ये 6-6 एक ही रो के अंदर नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। जब यहाँ से स्क्रीन साइज थोड़ा सा छोटा होना शुरू होएगा तो क्या होगा कि ये एक्सपैंड कर जाएगा, ये स्पैन 6 वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर जाएगा, और जो नेक्स्ट वाला उसी रो के अंदर स्पैन 6 होगा वो क्या करेगा, वो अलाइन कर जाएगा ऑटोमेटिकली इस स्पैन 6 के नीचे, ठीक है। तो आगे चल के इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हमें जो है ना इस ग्रिड सिस्टम को समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन साइज छोटा कर देता हूँ मैं। दूसरी चीज जो समझने वाली है इसमें वो ये है कि इसमें 4 क्लासेस हैं। जो ये ग्रिड सिस्टम है उसमें 4 क्लासेस को मेनली डील किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये क्या करता है कि आपकी जो विड्थ है स्क्रीन की उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। तो कैसे एडजस्ट करता है, इसको कैसे पता चलता है? इसको ऐसे पता चलता है कि इसकी लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है कि लार्ज स्क्रीन क्या होगी, ठीक है। 1200 पिक्सल जो विड्थ होगी वो लार्ज स्क्रीन है, उसके लिए ये यूज करता है एलजी के नाम से, ठीक है। आपने याद रखना है एलजी लार्ज स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो मीडियम स्क्रीन हैं जो कि 992 पिक्सल विड्थ की हैं उसको मीडियम स्क्रीन कहा जाता है, जैसे कि छोटे लैपटॉप आते हैं, ठीक है। और इसी तरह स्मॉल के लिए एसएम यूज करता है टैग, और इसकी विड्थ हो जाती है 768 पिक्सल, ठीक है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो बेसिकली पोर्ट्रेट भी आपको शो करता है और आप उसको उसकी स्क्रीन को रोटेट भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो जब आप पोर्ट्रेट पे देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन की विड्थ जो है ना वो कम है, ठीक है। उसको हम एक्स्ट्रा स्मॉल कहते हैं, यानी कि वो 768 पिक्सल से भी छोटी होती है। और जब आप लैंडस्केप में व्यू कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली स्मॉल व्यू होता है। जैसे कि छोटे टैबलेट्स हैं, 10 इंच की स्क्रीन है जिनकी, 8 इंच की स्क्रीन है। तो आजकल जो मोबाइल भी फ़ोन आ रहे हैं वो भी कंपैरेटिवली टैबलेट के इक्वल स्क्रीन साइज़ के आ रहे हैं, यानी कि उनकी भी स्क्रीन साइज़ जो है ना वो अबव 6 ही हैं, 6-7 के करीब करीब जो है ना आपको मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली। छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन बहुत कम है अवेलेबल, ठीक है। तो हम इन टैग्स को बेसिकली यूज़ करेंगे इन क्लासेस को, जो कि एक्स एस क्या शो करता है, एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, और एस एम स्मॉल को, मीडियम को, लार्ज को। द क्लासेस above कैन बी combined टू क्रिएट मोर डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल लेआउट्स। तो ये क्लासेस बेसिकली हम यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल करने के लिए लेआउट्स को और डायनामिक करने के लिए, ठीक है। जो भी हमारा ये एक एग्जांपल है कि स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसको हम अभी कोड करते हैं और फिर देखते हैं कि इनका क्या मतलब है कि जो स्टैटिक स्टैटिक इसमें बेसिकली आप हमने अभी बात की कि हम इस
पूरी ग्रिड को 12 कॉलम्स के अंदर, यानी कि जो विड्थ है हम 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो इस डिव को, ये जो फर्स्ट डिव है, इसको जाहिर बात है मैं उन्हीं कॉलम्स के अंदर से ही स्पेस दूंगा ना। तो कितनी स्पेस दूंगा, क्योंकि इस डिव के अंदर 3 डिव्स हैं, तो या तो मैं तीनों को बराबर बराबर तकसीम कर दूं, तो मेरे कॉलम क्या हो जाएंगे, स्पैन 4 स्पैन 4 स्पैन 4 के हिसाब से। और कौन सी क्लास में यूज कर सकता हूँ इसमें से, SM, MD, LG, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है, जैसे कि SM4 इसके अंदर यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि SM स्मॉल स्क्रीन के लिए, और कितना साइज होगा इसका, स्पैन 4 होगा, यानी कि 12 में से चौथा हिस्सा, 1/3 ऑफ द स्क्रीन विड्थ। ठीक है, और ये तीनों क्या यूज करेंगी, 1/3 ऑफ द स्क्रीन विड्थ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोड करते हैं, और देखते हैं कि बूटस्ट्रैप हमारे लिए किस किस तरह से काम आ सकता है। उससे पहले आपकी अटेंडेंस इस क्लास की ले ली जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास की अटेंडेंस जो है वो एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्लास ले ली जाएगी।